दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे आने वाले 3 महीनों के बारे में। इन 3 महीनों में क्या कुछ घटित होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, ग्रह नक्षत्रों की यदि बात करें, तारे सितारों की बात करें, तो कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन 3 महीनों में ऐसा कुछ होने वाला है कि पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। ये 3 महीने ऐसे संकेत दे रहे हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध कहीं आरंभ ना हो जाए। ये हम नहीं, ये तारे सितारे ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में इस पूरी दुनिया में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। हालांकि हम आजकल देख रहे हैं कि सीमा पर, ख़ासतौर पर भारत चीन LAC की बात करें, भारत पाकिस्तान LOC की बात करें, तो अभी तो शांति नज़र आती है। लेकिन जैसा कि चीन का कैरेक्टर है, वो शांत रहने वाला नहीं है और उसकी दोगलीपन की नीतियाँ, छुप के बाहर करने वाली नीतियाँ, ये फिर उजागर होंगी और ये 4 महीनों में होने वाला है। तो कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको डराया जाए, लेकिन ग्रह नक्षत्र हैं, ये तो तारे सितारे अपनी संकेत दे रहे हैं। तो वास्तव में ये संकेत क्या हैं? क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है? इसके लिए हम सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास, उनकी ओर रुख करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन 4 महीनों में क्या होने वाला है। तो आचार्य जी, आप ये बताइए इस बारे में, चूँकि वास्तविक स्थिति क्या है, ये तो केवल एक लेमैन की तरह हमने बात बता दी, लेकिन इन 4 महीनों में क्या कुछ होने वाला है? इसको यदि हम विश्व युद्ध को आकलन करते हैं तो इसमें कुछ पास्ट की तरफ भी थोड़ा सा जाना होता है। जैसे हम 1857 की क्रांति को लेते हैं। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें एक जागरूकता फैली अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का एक शासन था और उसके खिलाफ 1857 भारत में, जबकि कहा जाता था इनका सूर्य का भी अस्त नहीं होता है और ये हमारे लिए शासन करने के लिए भेजे हैं जी, इस तरह की अफवाहें थी। 1857 की क्रांति छोटे छोटे लोगों ने मिलकर जब अंग्रेज़ों को हराया तो एक उत्साह जागृत हुआ। उस समय के जो ग्रह योग थे वो भी ऐसे ही थे। सूर्य उच्च राशि के थे, सूर्य बुध शुक्र एक साथ विराजमान थे। कन्या और मीन के जहाँ राहु केतु थे, मंगल द्वितीय भाव में थे। तो ये परिस्थिति भी ऐसी निर्मित हो रही थी, कुछ नया होगा और अच्छा होगा जी। और निश्चित रूप से 1857 की क्रांति हुई, थोड़ी सी कमज़ोर जरूर रही, लेकिन अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये रहा कि हम विजयश्री को प्राप्त हुए और गुलामी से मुक्त हुए जी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध लिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के समय में पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का एक कब्जा था। धीमे धीमे लोग देश स्वतंत्र होते चले जा रहे थे। स्वतंत्र होने के बाद अब प्रभुत्व वाली बात वहाँ पर थी। तो वहाँ एक विश्व युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी, रूस, ऑटोमनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया सेना जो थी ये हारी थी और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका उदय इसमें हुआ था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध काल था और उसमें भी ग्रह स्थिति यही थी कि वहाँ पर सूर्य कर्क राशि के थे, गुरु नीच राशि के थे, मंगल सिंह राशि के थे, क्योंकि मंगल सिंह, वृश्चिक, मकर का जब भी आता कुछ ना कुछ उत्पात जरूर मचाता है। तो वहाँ नेगेटिव स्थिति थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में आते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में मंगल उच्च राशि का था, गुरु स्वग्रही थे, शनि नीच राशि के थे, साथ में सूर्य की स्थिति सिंह राशि की थी। तो ये जो विपरीत परिस्थितियाँ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बनी, इस विश्व युद्ध के समय में मित्र और शत्रु 2 देशों की आपस में लड़ाई हुई। तो वहाँ पर मित्र देशों का प्रभाव बढ़ा, तो उसमें अमेरिका, रूस और उसके सहयोगी मित्र देश थे वो जीते और एक नई व्यवस्था शुरू हुई। तो 1857 से लड़ना शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से प्रकृति 2 भागों में बांटी गई, लोग उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 धड़े में बंटने के बाद भी फिर मित्रता धीमे धीमे आनी शुरू हुई। अब तृतीय विश्व युद्ध में जो कारक बनेंगे, उस कारक में चीन सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। मानसिकता उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरे लोगों की परेशानी खड़ी करता है, लोकतंत्र वहाँ पर है नहीं। तो चीन की पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो वहाँ लोकतंत्र बहुत जल्दी आने वाला है और वामपंथियों के रहते हैं लोकतंत्र आने की संभावनाएं तो 0 होती हैं। लेकिन चीन की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उसमें वामपंथी शासन हटने के बहुत जल्दी आसार बन रहे हैं और ये दिखता है मुझे कि ये जो विश्व युद्ध जिसके लिए हम बैठे हैं, ये उसकी शुरुआत अगस्त से होने वाली है। कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई को, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सितंबर को,
अगस्त में फिर वही स्थिति बनती है 16 अगस्त से। इसकी स्थिति मुझे दिखता है 3 अगस्त, 8 अगस्त और 14 अगस्त हैं जिसमें इसकी शुरुआत होगी। और ये जो विश्व युद्ध होगा इसके बहुत मायने हैं पूरी दुनिया को लेकर। तो जो एक परिस्थिति विपरीत बन रही है उसमें भी आपको 2-3 महीने का सामना और करना पड़ेगा कोरोना के बाद और विश्व युद्ध के बाद, और फिर इसमें स्थिति ठीक होगी। आचार्य जी, बड़ा विस्तार से आपने अध्ययन किया है पूरे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके आधार पर आपने बताया कि तृतीय विश्व युद्ध के चांसेस बनते हैं। और आपकी गणना बिल्कुल सटीक जान पड़ती, क्योंकि आपने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ग्रह नक्षत्र उसी पोजीशन में थे जैसे कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा बेस है तृतीय विश्व युद्ध होने की बात का। आपने एक और बात कही कि चीन, चूँकि चीन में अभी जो कम्युनिज्म जो चल रहा है उससे बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मान लो हम ये जानना चाहेंगे, अब चूँकि आपने तृतीय विश्व युद्ध के संकेत दिए, तो ये विश्व युद्ध आखिर होगा किस किस के बीच? इस विश्व युद्ध में जो विश्व युद्ध है, युद्ध की एक भूमिका होती है, उसका जैसे मैंने बताया एक हल निकलता है हर युद्ध का। अच्छा। उस हल की दृष्टि से फिर प्रकृति में कुछ नया होता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो चीन जिस तरह से अभी जो हल्ला पूरी दुनिया मचाए हुआ है, उसके आसपास के जो 15-16 देश हैं उसको कहीं ना कहीं टेरराइज उसने किया हुआ है, उससे मुक्ति का समय है। अभी का विश्व युद्ध इतना खतरनाक नहीं, जैसे 1857 की क्रांति में उतने लोग मारे गए, प्रथम विश्व युद्ध में उससे ज़्यादा लोग मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में तो आंकड़ा करोड़ों पर था, 6-7 करोड़ के आसपास का इसमें आंकड़ा लोगों के मारने का आता है। तो वैसा ही ये युद्ध होगा। इस युद्ध में उतने लोग नहीं मारे जाएंगे, लेकिन सैनिकों के शहीद होने की इसमें स्थिति बहुत कुछ बनती है और कई देश इसमें शामिल होंगे। शामिल सिर्फ वही होंगे जो चीन के विरोध में होंगे और चीन में लोकतंत्र लाने के लिए बैठे होंगे। मतलब ये युद्ध एक शांति का युद्ध, संदेश देकर युद्ध लेके आएगा। जैसे चीन में आम व्यक्ति परेशान है, हांगकांग की स्थिति बेकार है, वहाँ के मुस्लिमों पर वो दबाव डालता है, आम व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ बिल्कुल नहीं है, जो एक शासन ने आदेश दे दिया वही सारा काम फाइनल हो जाता है। वो सब चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए युद्ध है। चूँकि इसने आसपास के लोगों को परेशान बहुत किया हुआ है, तो इसलिए हर व्यक्ति इस समय में उससे बदला लेने वाला है। तो चीन की कुंडली में ही ये योग बन रहे हैं कि उसे ये लोग परेशान करेंगे और चीन पर आखिर विजयश्री की प्राप्ति होगी और ये युद्ध चीन के लोकतंत्र के बाद समाप्त होगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही आचार्य जी कि लोकतंत्र के बाद ये युद्ध समाप्त होगा और एक नया संदेश देगा। और आपने संकेत दिया, तो ये क्या चीन वर्सेस ऑल होगा, मतलब सारी कंट्रीज एक तरफ और चीन एक तरफ, ऐसा कुछ होने वाला है? इसमें ऐसा ही होगा, धीमे धीमे करते करते लोग इसमें इकट्ठे होंगे। अच्छा। अभी जिस तरह से ये जो युद्ध होगा ये समुद्र में युद्ध होगा, चंद्र के कारण समुद्री युद्ध होगा। मुझे लगता है प्रशांत महासागर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसके बाद एक कमज़ोर देश में जनरल जो चीन के सहायक हैं, वियतनाम वगैरह जिसकी स्थितियाँ बनती हैं, वहाँ से ये जो परेशान इनको कर रहा है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। अच्छा। फिर जापान से इसकी शुरुआत होगी, अमेरिका उसमें पहले एक अटैक कर चुका होगा। तो जैसे ही अमेरिका और उनका शुरुआत होगी तो ये पहले तो अभी शांति की स्थिति बनेगी, थोड़े से चीन डरकर शांति की बात करेगा। अच्छा। लेकिन मन में पाप भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं पाप फिर उजागर होगा। तो उसको छोटे देश इसमें आगे बढ़ाएंगे और फिर इकट्ठे होते होते सारे देश इसमें इकट्ठे होंगे। भारत अपने पीओके और अक्साई चीन के लिए चीन से लड़ना शुरू करेगा। तिब्बत यहाँ जरूर, इसमें तिब्बत आज़ाद होगा या तिब्बत भारत के साथ होगा, ये दो स्थिति थोड़ी सी मिश्रण वाली बनती हैं। तो ये इसमें बहुत क्लियर स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति ग्रहयोग में दिखाई दे रही है तो संकेत ही फिर ये है कि ये बिना विश्व युद्ध हुए या बिना चीन से विवाद हुए ये चीज़ हल नहीं हो सकती है। और ग्रहयोग इसका संकेत दे रहे हैं कि ये सारे काम होंगे, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ये होने के चांसेस है। और इसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी है, बहुत कुछ इसमें भूमिका, चूँकि इंडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जाएगा जैसा कि आप अभी बता रहे हैं। और एक और चीज़ ये कि यदि मान लो इसी बारे में अपन पूरा विस्तार से वर्णन करें, चूँकि आपने तो पूरे चीन वर्सेस ऑल कर दिया, छोटे छोटे देश एक साथ आएंगे फिर धीरे धीरे एकजुट हो जाएंगे। भारत की भूमिका जब बड़ी रहने वाली है तो वो भूमिका क्या होगी? बड़ी भूमिका में भारत का जो एक स्वभाव है, व्यक्ति को मिलाकर चलना, लोगों की सहायता करना, भारत उसी स्वभाव में आएगा। अच्छा। यहाँ पर जैसे अभी रूस कहीं ना कहीं कमज़ोर था, भारत के कारण रूस फिर अपनी तरफ आना शुरू हुआ, विश्व के अन्य लोगों की तरफ आया। बीच में रूस की स्थिति नहीं थी, ईरान का विपरीत प्रभाव था। ईरान अभी भी थोड़ा सा विपरीत जा रहा है, लेकिन भारत के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं शांत बैठेगा। तो भारत की जो भूमिका होगी इन सबको शांत करने में होगी। अच्छा। भारत का अक्साई चीन पाकिस्तान ये भारत के पास होगा और तिब्बत को स्वतंत्र कराना ये भारत का मकसद होगा।
अच्छा, तो इसलिए चीन के जो बाकी के जो विभाजन होंगे वो अन्य देशों के कारण नहीं होंगे। तो इसमें ये क्या भारत इन चीज़ों में सफल हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ चीन का तिब्बत से अलग होना ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और बहुत बड़ी बात है कि उससे बिल्कुल। तिब्बत अलग हो जाए। दूसरा, चूंकि आपने अक्साई चीन की बात की, पीओके की बात की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये इतनी आसानी से हालांकि लगता नहीं है, लेकिन चूंकि आपके सितारे जो कह रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, तो वास्तव में क्या भारत इसमें सफल हो पाएगा? इसमें भारत पूर्ण रूप से सफल होगी। भारत के अब जो योग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लगातार 2015 से जिस तरह से तरक्की कर रहा है और 23 तक आते आते सारी घटना को बहुत अच्छे से अंजाम देना है। अभी तो बात हम इसलिए कर रहे हैं चूँकि इन ग्रह योगों के संबंध उन विश्व युद्ध और 1857 की क्रांति से हैं, इसलिए घटना घट रही है और अभी ये सारी परिस्थितियाँ मूव करेंगी। और दूसरा, अमेरिका, आज यदि चीन से विवाद नहीं होता है, अमेरिका में ट्रंप भी हारेंगे और अमेरिका की स्थिति भी इसमें बिगड़ेगी यदि नेगेटिव रूप से दी जाते हैं। और कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रभाव को ख़त्म नहीं करना चाहता, तो वहाँ भी जो अमेरिका का सूर्य है वो सूर्य विवाद करा के ही चुनाव जितवाएगा। मंगल सूर्य की अभी जो इनकी स्थिति बन रही है, अक्टूबर नवंबर में वहाँ चुनाव जो होने वाले हैं, वो चुनाव भी विवाद के बेस पे ही लड़े जाएंगे। उसकी ग्रह स्थिति वो कहीं पूरे दुनिया में एक वापस अपना प्रभाव दर्शाएगा और फिर वो वापस चुनाव जीतेंगे। तो वो जो ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का, सूर्य का, शनि का, राहु का और केतु का, ये प्रभाव युद्ध कराएंगे और उसके बाद वहाँ पर चुनाव होंगे। चुनाव के बाद फिर शांति होगी। मतलब जैसे भारत में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसके बाद जो भारत का माहौल बना, वैसा माहौल अमेरिका का बना। हाँ, वो भी है। और दूसरा, ट्रंप की स्थिति वही बनने वाली है। मतलब अभी ट्रंप की जो स्थिति है नेगेटिव जा रही है, लेकिन जैसे मार्च तक मोदी जी की स्थिति विपरीत थी, अप्रैल के बाद तत्काल लाभ मिलना शुरू हुआ, वो मई में चुनाव जीत गए। वही स्थिति अगस्त के बाद उनकी बनने वाली है। अगस्त सितंबर में अमेरिका कुछ इतना बड़ा करेगा कि वो फिर सारी दुनिया का ध्यान खींचेगा, अमेरिका के लोगों का ध्यान खींचेगा और ट्रंप वापस जीत के आएंगे। तो ये स्थिति भी इसमें बनती है। अच्छा, और ये स्थिति चूंकि बन रही है तो ये भी एक विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है। मतलब अमेरिका कुछ ऐसा कुछ करेगा कि विश्व युद्ध भी होगा और उसमें उसका अमेरिका खुद का डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव बढ़ेगा और वो चुनाव, शांति भी होगी उसमें, पूरे विश्व में फिर शांति भी होगी, क्योंकि आने वाले 1000 वर्ष तक अब शांति होने वाली है। अच्छा, तो अब जो विश्व युद्ध है, तीसरा आखिरी विश्व युद्ध है, इसके बाद 1000 वर्ष तक ऐसा युद्ध नहीं होगा। अच्छा, मैं यही जानने वाला था, चूंकि क्या है कि विश्व युद्ध की जब बातें आती हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ऐसा लगता है कि क्या पता अब क्या होने वाला है, और हर आदमी के मन में एक डर, निराशा का भाव पैदा हो जाता है कि युद्ध के हालात फिर बनेंगे, फिर हमारी इकोनॉमिक स्थिति का क्या होगा, हमारे भोजन पानी स्वतंत्रता का क्या होगा। मतलब एक तरह से युद्ध कभी भी पॉजिटिव नहीं रहे, निगेटिव भी रहे। तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में इसका परिणाम कैसा रहेगा। हालांकि आपने संकेत दिए कि ये विश्व बंधुत्व और भाईचारे के लिए होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा, ओवरऑल जो परिणाम रहेगा, वो क्या रहेगा? ओवरऑल परिणाम इसके बहुत शानदार होंगे कि अभी हम पूरी, देखो, अंग्रेजों के समय में पूरे बटे हुए थे जी। अंग्रेजों से पहले के दुनिया को ले लें तो और भागों में भी विभाजित थी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद ये दुनिया पूरी तरह से एक होना शुरू हुई, पर अलग अलग देश के रूप में बट गए। अलग अलग देश में फिर ये था कि प्रभाव किसका बढ़ेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध होने में कुछ 2-3 इसमें बलशाली देश अपने प्रभाव को दर्शा पाए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रु और मित्रता की पहचान हुई जी। अब जो शत्रु थे वो भी अब मित्र हैं, जो मित्र थे वो भी अब शत्रु की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कंडीशन में। तो अब पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग एक हो चुके हैं, सिर्फ चुनिंदा लोग ही हैं। यदि आप चाइना को ले लेते हैं, ईरान को ले लेते हैं, उत्तर कोरिया को ले लेते हैं, जिनमें एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव दर्शाने का कुछ बन रहा है। रूस अपने उस प्रभाव को ले लेते हैं। इस युद्ध के बाद ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। सब लोग मिल बांट कर सारी व्यवस्थाओं को करेंगे, पूरी एक प्रकृति और नई संस्कृति का इसमें उदय होगा और बहुत अच्छी स्थिति इसमें बनने वाली है। क्योंकि एक युद्ध का उद्देश्य विश्व बंधुत्व रहेगा, इसलिए युद्ध होगा और युद्ध के बाद शांति ही होगी। इसमें तहस नहस कम होगा, सेनाओं के माध्यम से युद्ध लड़े जाएंगे। चीन जैसे ही सुधर जाएगा, चीन में लोकतंत्र आएगा तो पूरी दुनिया में शांति आना शुरू हो जाएगी। मतलब एक नई संस्कृति की शुरुआत मान सकते हैं, नए युग की शुरुआत मान सकते हैं। और ऐसा कोई चूंकि युद्ध में जो भारी जनहानि होती है, ऐसी कोई संकेत इसमें नहीं है, बहुत कम, केवल सैन्य स्तर पर ये लड़ाई होगी, उसमें तय हो जाएगा। क्योंकि चूंकि कुछ देश विश्व में, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनिंदा कुछ देश हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं, बाकी तो अधिकांश देश जो शांति की बात करते हैं, शांति का माहौल
निर्मित बिल्कुल। करते हैं। और इन चुनिंदा देशों में भी खासतौर पर चीन, चीन। क्योंकि चीन का तो रुखी जो विस्तारवादी नीति उसकी, बिल्कुल। वो तो 2 फुट आगे बढ़ता है, फिर 4 फुट बढ़ता है, फिर ऐसा करके वो सीमाओं पर कब्जा जमाता है। और अभी भी उसने, चूंकि एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब पे कहीं ना कहीं उसने ऐसे कुछ एहसान कर रखे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चालें चल रखी, किसी को कर्ज दे रखा है, किसी को अपना ऋणी बना रखा है। इस विस्तारवादी नीति के तहत वो आगे जा रहा है, तो ऐसे देशों को सबक मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और हम ये जानना चाहें, चूँकि जब युद्ध होता है तो ऐसे समय में लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब लोग के अपने सुरक्षा की दृष्टि से या उनका क्या कर्तव्य उसमें हो जाता है, वो क्या होना चाहिए? कर्तव्य, राष्ट्रीयता इसके अंदर होनी चाहिए जी। क्योंकि हम यदि इस युद्ध को देखते हैं, विवादों की स्थिति को देखते हैं, तो भारत में गृह युद्ध के आसार बन जाते हैं जी। तो वहाँ पर शांति का परिचय इसमें दें तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो अशांतियों से नुकसान ज़्यादा होता है, भ्रम फैलने से ज़्यादा नुकसान होता है और अनावश्यक जो खबरें मिलती हैं उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे समय में जो लोग विध्वंसकारी होते हैं वो अपना संदेश भेजने में सफल हो जाते हैं और आपको लड़ाने में सफल हो जाते हैं। तो वो हमें शांति के साथ रहना चाहिए। जो सेनाएं कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो देश की राजनीति कर रही है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, कई देशों में लोकतंत्र है, वो लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। भारत जरूर ऐसा विपक्ष है कि यहाँ वो कहाँ जा रहा है उसी को नहीं पता है, पर आम जनता को उसमें थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है कि जो परिस्थिति हमारी राजनीतिक होती है, जो हमारी लोकसभा करती है, जो हमारी विधानसभाएं करती हैं, सही कर रही हैं, उसके निर्णय को फॉलो करना हमें आना चाहिए और हमें उस पर ही अडिग रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा यहाँ भी गृह युद्ध के आसार अंदर ही अंदर हो सकते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होंगे। मतलब देश के एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए और अफवाहों पर खासतौर पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी काम हम ना करें जिससे कि दूसरे शत्रु देशों को उसका लाभ हो। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा ख़ास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन का प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नया कार्यक्रम हम अगला बहुत जल्दी आपको लेकर आना है, राशिफल को लेकर। ये चूँकि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस चैनल का है। अब हम राशिफल को लेकर आपके पास आएंगे। 12 राशियों की क्या विशेषता है, उसमें जातक का क्या रोल रहता है और ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए प्रेडिक्शंस रहेंगे, क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या उपाय, ये सारी बातें, तमाम चीज़ों को लेकर हम अगली वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद ही सरल भाषा में, बेहद ही संक्षिप्त शब्दों में होगा और रोचक होगा। तो ये बहुत जल्दी हम आपके पास ये राशिफल लेकर आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।